दो अर्ध सेल आपस में मिलती हैं तो एक पूर्ण सेल बनती है, और जब भी पूर्ण सेल बनेगी तो उस पूर्ण सेल में दो अभिक्रियाएं होती हैं। एक अर्ध सेल जैसे जिंक इलेक्ट्रोड है, इसमें एक अभिक्रिया होगी जिसे हम ऑक्सीकरण, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी क्योंकि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये अभिक्रिया कायक होगी, ऑक्सीकरण की होगी, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे क्योंकि आयन इसके विलयन में जा चुके होंगे, पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये एनोड टर्मिनल बोला जाएगा। इस टर्मिनल को हम एनोड के नाम से जानते हैं। ये हमारा एनोड टर्मिनल है जो नेगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो होगा, दूसरी अर्ध सेल जो होगी, इसमें क्या होगा, कॉपर आयन होंगे। इन कॉपर आयनों को यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा साल्ट ब्रिज, है ना। साल्ट ब्रिज के कारण आयन मूव करेंगे, यहाँ पर आयन मूव करेंगे एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड, यहाँ पर आयन मूव करेंगे, जिससे करंट का फ्लो होगा। तो आयन मूव करेंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन चलेंगे जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, तो कॉपर मेटल बनेगी सॉलिड, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये सॉलिड होगा और ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ये ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, ये अब क्रिया अपचयन की है। ये क्रिया काहे की है, अपचयन की। तो जहाँ पर अपचयन क्रिया होती है वो होता है कैथोड। क्या होता है, कैथोड। और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो याद रखना है कि जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल में जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने के कारण वो टर्मिनल एनोड या नेगेटिव होता है, जहाँ पर अपचयन होता है वो कैथोड या पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और दोनों में करंट के फ्लो को कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए बीच में साल्ट ब्रिज लगाया जाता है, जिससे एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर आयंस मूव करते हैं। और इलेक्ट्रोडों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और विलयन से विलयन में आयन मूव करेंगे, जिससे यहाँ पर करंट का फ्लो बना रहता है। ठीक है, तो हमें डिस्कस ये करना है कि गैल्वेनिक सेल का निरूपण किया जाएगा। तो निरूपण करने के लिए देखिए क्या होता है, सेल में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड बीच क्या मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच मूव कर रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, जब ऑक्सीकरण क्रिया होगी, और ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जिस मेटल पर या जिस अर्ध सेल प्राप्त होते हैं वो क्या होता है, एनोड। क्या होता है, एनोड। तो फर्स्ट जो मेटल होगी वो अधिक क्रियाशील होगी। मान लिया कोई मेटल M1 है जो अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो M1 से क्या बनेंगे, जैसे यहाँ पर ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, जिंक मेटल से जिंक आयन बनना है, वैसे मेटल M1 है और उससे बनना है इसके आयन M1 N+ आयन बने। अब ये आयन कहाँ जाएंगे, विलयन में आ जाएंगे। ठीक है, ये इनके बीच जो एक लाइन दिखाई गई है, ये लाइन इनके बीच के बॉर्डर को दिखाती है, इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच के बॉर्डर को दिखाती है। इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच के बॉर्डर दिखाएगी, और ये लाइन जो होती है साल्ट ब्रिज को दिखाएगी। ये डबल लाइन्स दिखाती है साल्ट ब्रिज के दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो रहा है, M1 से N+ बन रहा है, मीन्स ऑक्सीकरण हो रहा है। अब दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जो कैथोड इलेक्ट्रोड है। तो अपचयन में क्या हो रहा है, आयन से, मतलब दूसरी कोई मेटल है M2, उसमें आयन है, इसमें क्या है, आयन है ना, क्या है, आयन है। और ये आयन क्या करेंगे, जो ऑक्सीकरण से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एनोड में ऑक्सीकरण से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो दूसरी मेटल द्वारा अवशोषित किए जाएंगे और वो मेटल सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब कैथोड, और ये हो गया नेगेटिव मतलब एनोड। और यहाँ M से N+ बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर N+ से M2 बन रहा है, मीन्स अपचयन हो रहा है। या कह सकते हो यहाँ पर देखिए बैलेंसी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर बैलेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसको अगर ये हो गया सेल का निरूपण, इसे बोलते हैं सेल का निरूपण। इसे क्या कहते हैं, सेल का निरूपण बोलते हैं। इस प्रकार से किसी भी सेल को निरूपित किया जाता है। पेपर में न्यूमेरिकल जो आएगा, अगर सेल विभव या EMF निकालने का न्यूमेरिकल आता है तो इसी तरीके से सेल का निरूपण आएगा, जिसमें एक हिस्सा ये ऑक्सीकरण का होगा, दूसरा हिस्सा अपचयन का होगा। बीच में दो लाइनें जो होती हैं ये साल्ट ब्रिज को दिखाती हैं। ये क्या दिखाती हैं, साल्ट ब्रिज को दिखाएंगी। ठीक है, इनके बीच जो सिंगल लाइन दिखाएगी ये मेटल और आयन के बीच की जो लाइन है ये दिखाती है इनके बीच इलेक्ट्रोड के बॉर्डर को दिखाती है। ठीक है, अब इसको अगर हम सेल अभिक्रिया के रूप में ले जाएं, ये तो सेल का निरूपण होगा, सेल अभिक्रिया के रूप में ले जाएंगे तो देखो ऐसे ही बनेगी, बिल्कुल सेम। ध्यान से समझें, M1 से क्या हो रहा है, M1 N+ बना, मतलब M1 था, M1 से बना M1, इसको सॉलिड लिख सकते हैं। गिव्स आउट क्या बना, M1
ये बना M1 और N+, ध्यान समझें। अब जब जैसे ही ये आयन बनेगा तो आयन विलयन में होते हैं, इसलिए एक्वस लगा देंगे। ये यहाँ पर कोई आयन नहीं था तो धातु थी, धातु सॉलिड होती है। और जितना चार्ज ऊपर लिखेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बना देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या लिखा M2N+, मतलब दूसरी मेटल जो है वो आयन के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर एक्वस पहले होगा, है ना। और इस पर क्या चार्ज, N+ चार्ज है, तो जितना चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन पहली मेटल निकाल रही है, तो पहली मेटल उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। और ये इलेक्ट्रॉन दूसरी मेटल के आयन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये आयन इसको एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे और ये मेटल के फॉर्म में आ जाएंगे, ये आ गए मेटल के फॉर्म में, है ना स्टूडेंट्स। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आयन आयन कट जाएंगे, आयन आयन कट जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा M1 प्लस M1S प्लस M2 एक्वस। अब ये आयन है N+, गिव्स आउट, यहाँ क्या बचेगा M1 N+ एक्वस प्लस M2S, ये हो गया ऐसे। तो इस प्रकार से ये हो गई तुम्हारा सेल अभिक्रिया, ये हो गया सेल का निरूपण, ये हो गई सेल अभिक्रिया। अब सेल विभव क्या होता है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव के रूप में। E0 इक्वल टू, जैसे M1 है तो इसका विभव लिखा जाएगा M1 N+ आब्लिक M1, ठीक है। इसके विभव को लिखा जाएगा E0 M2 N+ आब्लिक M2, ऐसे लिखा जाता है। तो ये इस सेल का विभव हो गया, है ना। इस इलेक्ट्रोड अर्ध सेल इलेक्ट्रोड का, इस अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव हो गया ये, और ये दूसरी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव हो गया। ये कह सकते हैं ये पहली जो मेटल है उसका इलेक्ट्रोड विभव हो गया, दूसरी मेटल का इलेक्ट्रोड विभव हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है सेल विभव। तो सेल विभव क्या होता है, ई सेल नॉट लिखते हैं इसे, क्या लिखते हैं, ई सेल नॉट। तो ई सेल नॉट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर। तो कैथोड के इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो अंतिम क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो यहाँ पर जो विभव होगा वो दिखाया जाएगा E0 कैथोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है। अगर हमें ई सेल निकालना है तो कैथोड के विभव से एनोड के विभव को घटा देंगे, कैथोड के विभव को एनोड के विभव से घटा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलते हैं एनोड से कैथोड की ओर, पहुँचे कहाँ, कैथोड पर। और जब भी विभव निकालना जाएगा तो अंतिम सिरे से प्रारंभिक सिरे घटाएंगे, तो अंतिम सिरा कैथोड हो गया, प्रारंभिक सिरा एनोड हो गया। तो अंतिम सिरे से प्रारंभिक सिरे घटाएंगे, या कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, M1 से N+ बनना में ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है M2 आयन से M2 सॉलिड बनना है, मीन्स अपचयन हो रहा है। तो कैथोड के विभव से एनोड के विभव घटाना है, कैथोड के विभव से एनोड के विभव को घटाना है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल नॉट बराबर, यह हिस्सा एनोड का है, इसे राइट कहते हैं, राइट, सॉरी लेफ्ट कहेंगे, लेफ्ट टू राइट होता है, ये हो गया लेफ्ट। और ये कैथोड वाला हिस्सा हो जाएगा राइट, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो कैथोड राइट है तो राइट के इलेक्ट्रोड को लिखा जाएगा ई आर, ई आर का मतलब ई राइट। और एनोड के विभव को लिखा जाएगा ई लेफ्ट, मतलब ई एल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, E0 R माइनस E0 L, मतलब राइट का इलेक्ट्रोड विभव, लेफ्ट का इलेक्ट्रोड। तो राइट कौन सा होता है, कैथोड का होता है, ठीक है। तो चाहे हम कैथोड माइनस एनोड का विभव लिख सकते हैं या राइट टू लेफ्ट लिख सकते हैं। अगर हमें ई सेल की गणना करनी है, मतलब किसी भी पूर्ण सेल का ई सेल निकालना है, सेल विभव निकालना है, तो कैथोड से एनोड घटाएंगे या ई आर से ई एल घटाएंगे, ठीक है। अब इसको हम इस उदाहरण के द्वारा पूरा समझने का प्रयास करेंगे। अब ये हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है, जिंक कापर गैल्वेनिक सेल, जिंक कापर गैल्वेनिक सेल के लिए देखिए क्या होगा, जिंक कापर गैल्वेनिक सेल के लिए क्या होगा। यहाँ पर ये हमारा पास जिंक है, तो जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिंक पहले तो होगा सॉलिड,
ऑक्सीकरण होगा तो क्या हो गया, जिंक आयन बन गया, Zn2+ आयन। और Zn आयन जैसे बनेंगे ये विलयन में चले जाएंगे, ये एक्वस हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया Zn2+। अब हम डबल लाइन में साल्ट ब्रिज को दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, कैथोड। कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर आयन होंगे और कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन जिंक आयन से मिलेंगे, कॉपर आयन होंगे विलयन में तो एक्वस होगा, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो ये हो गया CuS हो गया। तो ये क्रिया माइनस मीन्स ये एनोड है, एनोड मीन्स लेफ्ट है, ठीक है। और ये हो रहा ऑक्सीकरण और ये हो रहा अपचयन। अपचयन कम जहाँ भी होगा वो प्लस, प्लस मीन्स कैथोड होगा, प्लस मीन्स कैथोड, कैथोड के होगा राइट होगा। ये समझने के लिए ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल का निरूपण हो गया। तो इस प्रकार से जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल को हम निरूपित करते हैं। अगर इसकी हम सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, जिंक से क्या बना, जिंक आयन। तो देखो क्या होगा, जिंक से बना जिंक आयन। तो इसी प्रकार से उठा लो, जिंक से जिंक आयन, ऐसे उठाओ, जिंक से जिंक आयन। और जैसे आयन बनेंगे, जितना आयन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन अलग कर दो, ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। समझ गए बात को, जितने आयन बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन। 2+ तो 2e, 1+ तो 1e, 3+ 3, 4+ 4e, ऐसे होगा। अब यहाँ पर क्या है, कॉपर आयन है, तो कॉपर आयन है, यहाँ सॉलिड लिख दो, यहाँ पर एक्वस कर दो, ये जरूर लिख लेंगे, है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि जो है मेटल सॉलिड होती है और आयन विलयन में होते हैं, तो एक्वस लिखते हैं। अब यहाँ पर कॉपर आयन है, कॉपर आयन क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, इनको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिंक से आने वाले इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसको उदासीन कर देंगे और अपचयन कर देंगे तो कॉपर सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों को अगर हम जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों क्रियाओं को जोड़ा गया, तो जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा Zn सॉलिड और कॉपर आयन एक्वस। आगे क्या बचा, Zn आयन हो गए, ये एक्वस सॉल्यूशन में चले गए, अब कॉपर सॉलिड हो गया, ये इस प्रकार से। तो ये हो गई सेल अभिक्रिया। अब इसका हम ई सेल डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए ई सेल क्या होगा, इसका ई सेल क्या होगा। तो ई सेल कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, तो इसका इलेक्ट्रोड हो ई Zn2+, 2+ ऑब्लिक Zn, और इसका इलेक्ट्रोड हो E0 Cu2+ ऑब्लिक Cu। तो पूरी सेल का विभव चाहिए, तो हम ई सेल बराबर होगा ई कैथोड माइनस E0 रहेगा एनोड, ई कैथोड माइनस E0 एनोड। नॉट रहता क्योंकि मानक मान निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो ये बीच में माइनस रहेगा, ये क्या है, माइनस है ना स्टूडेंट्स। या इसको क्या ले सकते हैं, ER माइनस ER0 माइनस EL0, मीन्स ये लेफ्ट है, एनोड लेफ्ट होता है और कैथोड राइट होता है। तो राइट से लेफ्ट ये कैथोड से एनोड को हटा देंगे, ठीक है। तो राइट में क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड भी हो गया E0 Cu2+ ऑब्लिक Cu और माइनस एनोड में क्या हो गया Zn, तो यहाँ लिख दिया जाएगा E0 Zn2+ ऑब्लिक Zn। तो दोनों के इलेक्ट्रोड विभव निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा ई सेल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेल के विभव की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा कि किस प्रकार से कोई भी अगर गैल्वेनिक सेल है तुम्हें दी गई है, उस गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल का निरूपण अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखी जाएगी, फिर अपचयन की अभिक्रिया। कोई भी गैल्वेनिक सेल निरूपण की जाएगी, पहले ऑक्सीकरण फिर अपचयन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब ऑक्सीकरण होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो अपचयन अभिक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो जहाँ पर ऑक्सीकरण होगा वो हमारा एनोड होगा, और जहाँ पर अपचयन होगा वो हमारा कैथोड होगा, ठीक है। और हम जब ई सेल निकालेंगे तो कैथोड से एनोड को घटाएंगे, कैथोड से एनोड घटाएंगे, क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं तो अंतिम पोटेंशियल से, अंतिम विभव से प्रारंभिक विभव को घटा दिया जाएगा। ई कैथोड से ए एनोड घटा देंगे, या धन विभव से ऋण विभव को घटा दिया जाएगा, हमारा ई सेल आ जाएगा, ठीक है। ये हमने अभी यहाँ पर सीखा गैल्वेनिक सेल का निरूपण कैसे किया था। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी अर्ध सेल या सेल के विभव की गणना करने कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए जो है पहले हम लोग जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव का मापन कैसे किया जाता है। तो मानक इलेक्ट्रोड का मेजरमेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी एकल इलेक्ट्रोड
या अर्ध सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम नहीं माप कर सकते, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड के विभव को नहीं मापा जा सकता है। इसके लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक गैल्वेनी सेल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, गैल्वेनी सेल का निर्माण करेंगे, और उस गैल्वेनी सेल में क्या होंगे, दो अर्ध सेल होंगी, जिसमें से एक अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव को शून्य मानकर उसके सापेक्ष दूसरे के इलेक्ट्रोड विभव को हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक अर्ध सेल ये हो गई, ये एक दूसरी अर्ध सेल हो गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो अर्ध सेल हो गई, दोनों को हमने वोल्टमीटर से जोड़ दिया, अब इसमें एक के विभव को शून्य मान लें। इसका विभव अगर हम शून्य मान लें तो यहाँ पर जो विभव निकलेगा यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी विभव निकलेगा वो विभव इस एक धातु का या एक मेटल का होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात कर सकता, अतः हम गैल्वेनिक सेल में दो अर्ध सेल का प्रयोग करके हम एक सेल के विभव को शून्य मानकर उसके सापेक्ष दूसरे के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसे अर्ध सेल का प्रयोग करते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है शून्य मान लिया जाता है। इसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है शून्य माना जाता है, क्योंकि उसे इनर्ट इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एसएचई का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग जो है ये गैल्वेनी सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव के या किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को नापने के लिए किया जाता है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जिसे हम जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। तो पहले समझते हैं ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, फिर ये हम देखेंगे ये किस प्रकार से इसके द्वारा हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं किसी धातु का। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे कांच का, और उस बीकर में सबसे पहले हम लेंगे प्लेटिनम धातु की एक प्लेट ले लेंगे, और उस प्लेटिनम धातु की प्लेट पर प्लेटिनम का बारीक चूर्ण जो काले रंग का होता है, इसे प्लेटिनम ब्लैक के नाम से जानते हैं। उस प्लेटिनम ब्लैक की एक परत जमा देंगे। उस प्लेटिनम ब्लैक की परत जमाने के बाद अब उससे एक प्लेटिनम का वायर जोड़ देंगे, ठीक है, जो कि एक कांच के जैकेट से बंद होगा। अब इसको प्लेटिनम ब्लैक और प्लेटिनम के वायर को हम HCl के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में रखेंगे। 1 मोलर सांद्रता विलयन कैसे बनेगा HCl का, जब 36.5 ग्राम, क्योंकि HCl का अणुभार होता है 36.5 ग्राम या 1 मोल HCl को 1 लीटर जल में घोल दिया जाएगा तो 1 मोलर सांद्रता का विलयन बन जाएगा। टेम्परेचर 298 केल्विन होगा जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस को इस गैस के जैकेट के अंदर से प्रवाहित करेंगे। तो गैस जैकेट के अंदर प्रवाहित जब करेंगे तो चूंकि हाइड्रोजन जो होता है वो गैस के फॉर्म में होता है, तो हाइड्रोजन गैस जब इस प्लेटिनम से होकर गुजरेगा तो प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है, बारीक चूर्ण होता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाएगी। अब जब हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाएगी इसके पृष्ठ पर, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जिस प्रकार से कोई भी ठोस धातु में कोई भी ठोस धातु का इलेक्ट्रोड काम करता है, वैसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड जो होगा हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होने के बाद ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के समान व्यवहार करने लगता है। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के समान एक ठोस धातु के इलेक्ट्रोड के समान ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी व्यवहार करने लगता है, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित किया गया तो प्लेटिनम ठोस हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस होगी H2 या हाफ H2 लिखेंगे, हाफ H2 गैस होगी, ठीक है, हाफ H2 गैस, और ऑब्लिक लिख सकते हैं H आयन सांद्रता होगी एक्वस सॉल्यूशन में, और यहाँ पर प्रेशर होगा 1 बार, ये ऐसे प्रेशर लिख सकते हैं, ठीक है। तो
इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच आयन कंसंट्रेशन, एच आयन सांद्रता जो कि एक्वस विलियन में होगा, ऑब्लिक हाफ H2 गैस 1 बार हाफ H2 गैस होगी, और प्रेशर होगा 1 बार ऑब्लिक PT। ठीक है, PT दिखाएगा कि PT किस दाब पर हाइड्रोजन गैस एक दाब पर अधिशोषित हो रही है। ठीक है, जिससे हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम दोनों प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा यहाँ पर H2 से H आयन बन रहा है, मीन्स ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये एनोड के रूप में वर्क करेगा, ये एनोड के रूप में वर्क करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये एनोड के रूप में एक्ट करेगा। और यहाँ पर H आयन से H2 बन रहा है, मीन्स ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसलिए कैथोड के रूप में एक्ट करता है। कहने का मतलब SHE एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जिसमें ये हाइड्रोजन का एनोड और कैथोड दोनों के रूप में व्यवहार करता है, और इसका दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो शून्य होता है। तो अगर एनोड के रूप में वर्क करेगा तो एनोड के फॉर्म में जब होगा तो एनोड के फॉर्म में ये इस प्रकार से होगा, PT से बनेगा, ये ऊपर लिखा हुआ है। एनोड के फॉर्म में जब एक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस से H आयन बनेंगे, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाफ H2 गैस गिव्स आउट H आयन कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ लिख लीजिए E0 हाफ H2 ऑब्लिक H आयन इक्वल टू 0.0 वोल्ट। ठीक है, कैथोड के रूप में जो एक्ट करेगा तो ऊपर देखिए कैथोड के रूप में क्या होगा, यहाँ पर अपचयन होगा, कैथोड के रूप में एक्ट करेगा तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, H आयन से हाफ H2 बन जाएगा, मीन्स H आयन एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, और इससे क्या बनेगा, हाफ H2 गैस के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, अब भी इसका इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वो क्या होगा, हाफ, यहाँ पर उल्टा लिखा जाएगा, हाफ H आयन हाफ H2 इक्वल टू 0.0, तो हम कह सकते हैं वोल्ट कह सकते हैं। अतः चाहे इसका एनोड के फॉर्म में हो इसका मान, या कैथोड के फॉर्म में हो, एनोड और कैथोड दोनों ही फॉर्म में इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो हम क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं। एनोड और कैथोड दोनों की स्थितियों में इसके इलेक्ट्रोड विभव निकाले जाएं तो दोनों ही इसके मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। मतलब कह सकते हैं मानक, ये यहाँ पर एनोड के फॉर्म में है तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो मानक ऑक्सीकरण विभव है, और ये कैथोड के फॉर्म में है, कैथोड पर होगा तो ये अपचयन की प्रक्रिया हो तो यहाँ पर ये अपचयन विभव, और अपचयन विभव ही हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव, या कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं। तो इसको हम SHE लिख सकते हैं। किसी भी स्थिति में अगर SHE की वैल्यू लिखेंगे तो E0 SHE जो होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट होगी। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको डिस्कस करेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के द्वारा हम कैसे किसी भी धातु जैसे कॉपर है या जिंक है या आयरन है या सोडियम है, किसी भी मेटल का किस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव मेजर कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे SHE के बारे में, जिसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है शून्य माना जाता है। अब इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, ये मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड है ये, और इस जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डूब किया गया। ये जिंक इलेक्ट्रोड है और इसे जिंक सल्फेट के विलयन में डिप किया गया है, यहाँ पर जिंक सल्फेट है ना। अब यहाँ पर गैल्वेनिक सेल बनाना है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1 मोलर सांद्रता का साल्ट ब्रिज के पोटेशियम क्लोराइड का ले लेंगे, KCl का 1 मोलर सांद्रता का साल्ट ब्रिज ले लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस पास हो रही है 1 बार प्रेशर पर, तो इनको हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ दिया गया। तो हमें ये देखना है कि इसका मान कितना होगा, यहाँ पर वोल्ट मीटर में कितना मान आएगा। तो पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं सेल के फॉर्म में।
तो यहाँ पर जिंक मान लिया जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो जिंक यहाँ पर एनोड के फॉर्म में एक्ट करेगा, तो Zn से Zn सॉलिड होगा और इससे Zn आयन बनेंगे, तो Zn2+ हो जाएगा। ठीक है, ये आयन हो जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में, फिर ये साल्ट ब्रिज की 2 लाइनें हो जाएंगी और फिर यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। तो अपचयन होगा तो H आयन से H आयन जो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बना देंगे हाफ H2 बना देंगे गैस फॉर्म में। यहाँ पर प्रेशर होगा 1 बार और ये गैस होगी कहाँ पर, प्लेटिनम ब्लैक की सतह पर जो है। ठीक है, तो ये हो गई इसका सेल का निरूपण हो गया। अब यहाँ पर अगर हम रिएक्शन अगर देखेंगे तो रिएक्शन किस प्रकार से होंगी, तो रिएक्शन यहाँ पर होगी Zn, हम लिखेंगे इस प्रकार से कि Zn से क्या बनेगा, ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn2+ होगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना स्टूडेंट्स। फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि H आयन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो हाफ H2 बनता है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 2H आयन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो पूरी H2 गैस बन जाएगी। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा Zn, ये सॉलिड फॉर्म में लिख लें, ये एक्वस फॉर्म में लिख लें, है ना, ये एक्वस फॉर्म में लिख लें और ये गैस फॉर्म में। तो Zn सॉलिड है प्लस 2H आयन, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा Zn2+ और एक्वस सॉल्यूशन में Zn2+ आयन होंगे और H2 गैस बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चूंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड है, ये हमारा क्या होगा, एनोड होगा और ये क्या होगा, कैथोड होगा। यहाँ पर ये SHE कैथोड के फॉर्म में है। ठीक है, तो SHE कैथोड के फॉर्म में है, तो हमारा अगर हम EMF निकालेंगे यहाँ पर E या E0 निकालेंगे तो E0 बराबर क्या होगा, E0 बराबर होगा यहाँ पर E कैथोड माइनस E एनोड, ये फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड। तो E कैथोड क्या है, कैथोड के फॉर्म में हमारे पास क्या है, कैथोड के फॉर्म में है H आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब E0 SHE है, क्या है, SHE हो गया। ठीक है, SHE हो गया, क्या हो गया, SHE माइनस E एनोड, एनोड के फॉर्म में हमारे पास क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है। तो जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू है E0, यहाँ सॉरी E0 नहीं लिखा हमने, ये हो जाएगा E0 और Zn, चूँकि ये जो विभव निकाले जाते हैं ये निकाले जाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में, इसको हम लिखेंगे Zn2+ ऑब्लिक Zn। ठीक है, तो ये Zn2+ ऑब्लिक Zn लिखेंगे, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी E0 इक्वल टू, ये तो हो गई 0.0 हो गई, ये माइनस E0 Zn2+ ऑब्लिक Zn। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया Zn2+ ऑब्लिक Zn। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो E0 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, E0 की वैल्यू आ गई E0 Zn2+ ऑब्लिक Zn के इक्वल आ गई, माइनस में कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल जब निकाला गया तो कितना होता है, 7.6 होता है, तो ये आ जाएगा -0. ये वैल्यू निकाली गई तो यहाँ पर आती है 0.76 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल आ गया 0.76 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है 0.76 वोल्ट होता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा Zn/Zn2+, इसको ऐसे लिखेंगे Zn/Zn2+ लिखेंगे। तो अगर ये माइनस में है तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। बस ये दोनों पोटेंशियल की वैल्यू जो होती हैं विकल होती हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हमारा नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीकरण विभव, अगर मानक ऑक्सीकरण विभव धनात्मक है, मानक ऑक्सीकरण विभव अगर धनात्मक है तो मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक विभव हमें ये दिखाता है कि जिंक धातु की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ठीक है, ये माइनस विभव दिखाता है कि जिंक धातु की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। जिन धातुओं के अपचयन विभव हाइड्रोजन से ज़्यादा होते हैं वो धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर दूसरी धातु लगा दें, सोडियम धातु लगा दें तो उसका अपचयन विभव आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर आयरन धातु लगा दें तो आयरन धातु का अपचयन विभव आ जाएगा। निकिल लगा दें, निकिल धातु का अपचयन विभव आ जाएगा। टिन लगा दें, टिन धातु का अपचयन विभव आ जाएगा। मैग्नीशियम धातु टुकड़ा लगा दें
छड़ लगाए तो मैग्नीशियम धातु का इलेक्ट्रॉन विभव आएगा। तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन विभव निकालना है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम उसका अपचयन विभव निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु है उसका इलेक्ट्रॉन विभव हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर इस प्रकार से इस सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरी सेल जोड़ रहे हैं इस साइड में, इसके राइट साइड में एक सेल हमने जोड़ दी और यहाँ पर हमने कॉपर की क्षण का प्रयोग कर लिया। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की क्षण का प्रयोग कर लिया। ये कॉपर की क्षण हो गई, ठीक है, कॉपर की क्षण हो गई और कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया। अब इसको हमने इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के, इस प्रकार से वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है ना स्टूडेंट्स। अब ये हमारा यहाँ पर कॉपर चूँकि विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है, इसलिए ये हमारा एक्ट करेगा एज ए कैथोड। ये जब एज ए कैथोड होगा तो अब यही SHE एनोड हो जाएगा। हमने बताया था कि SHE एनोड और कैथोड दोनों के रूप में व्यवहार करता है। तो अब ये एनोड, यही जो हमारा SHE अभी काम कर रहा था किस फॉर्म में, कैथोड फॉर्म में, वो एनोड के फॉर्म में आ गया। अब इसके बीच हम यहाँ पर साल्ट ब्रिज जैसे बना लेंगे, क्योंकि बिना साल्ट ब्रिज करंट का फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इनके इलेक्ट्रोड टर्मिनल्स के बीच होगा और आयन का फ्लो, यहाँ पर विलयन के आयनों का फ्लो इस साल्ट ब्रिज के थ्रू होगा। 1 मोलर सांद्रता का साल्ट ब्रिज होगा, है ना। अब यहाँ पर भी ठीक इसी प्रकार से हम सेल का निरूपण करेंगे तो देखेंगे हमारा SHE क्या हो गया, एक एनोड को फॉर्म में होगा तो PT पर हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन होगा तो PT, और हाइड्रोजन गैस पास होती तो हाफ H2 गैस होगी 1 बार, और इससे क्या बन जाएगा, H आयन बन जाएंगे, ठीक है। H आयन कहाँ होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। अब ये साल्ट ब्रिज हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉपर आयन होंगे और कॉपर आयन जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, इससे क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सेल का निरूपण हो गया। अब हम इसकी सेल अभिक्रिया अगर लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो H2 होगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सीधे से H2 लिख लेंगे। H2 से 2H आयन बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूवल होंगे, मीन्स ये ऑक्सीकरण होगा और ये क्रिया एनोड पर होगी, मीन्स निगेटिव टर्मिनल होगा। ये रिएक्शन यहाँ एनोड पर होगी, तो यहाँ एनोड चाहे तो एनोड लिख सकते हैं, ठीक है। एनोड पर ये अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड टर्मिनल के द्वारा कहाँ पहुँच जाएंगे, ये पहुँच जाएंगे कहाँ, कॉपर इलेक्ट्रोड पर। तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर आयन होंगे, इन आयनों को SHE से आने वाले इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और ये कॉपर मेटल बन जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये गैस के फॉर्म में होगी, यहाँ पर ये एक्वस के फॉर्म में होगा, ये एक्वस के फॉर्म में होगा, तो ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। अब दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए क्या बनता है, H2 गैस होगी, कॉपर आयन होंगे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, गिब्स साइड कॉपर ठोस कॉपर बन जाएगी और H आयन विलयन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी सेल अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसका हम सेल विभव निकाल सकते हैं। तो इसके सेल विभव निकालने का फॉर्मूला होता है EMF या E नॉट सेल लिख सकते हैं। तो कैथोड E कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड क्या है, देखिए हमारे पास कैथोड क्या है, देखते हैं कैथोड क्या है हमारे पास। कैथोड के रूप में हमारे पास कॉपर है, तो ये है कॉपर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu हो गया, है ना स्टूडेंट्स। और एनोड के रूप में क्या SHE है, तो E नॉट SHE लिख सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और SHE की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर E नॉट की वैल्यू जो आ गई E नॉट Cu2 प्लस के Cu के इक्वल हो गया, और ये वैल्यू होती है प्लस में 0.34 वोल्ट। तो ये इसका अपचयन विभव आ गया। तो कह सकते हैं इसका जो विभव आएगा कॉपर का, वो आएगा E नॉट अपचयन विभव Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, ठीक है, ये आया प्लस 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट आ जाएगा। अगर हम इसका ऑक्सीकरण विभव निकालेंगे तो E नॉट Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस, जो कि आएगा माइनस 0.34 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन दोनों के ये अपचयन विभव अगर प्लस में है तो ऑक्सीकरण विभव माइनस में हो गया। अब जो IUPAC संस्था है, इस IUPAC संस्था ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि जितने भी धातुएं होंगी उन धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक अपचयन विभव के रूप में निर्धारित करेंगे। और मानक अपचयन विभव के रूप में जब निर्धारित किया गया तो निर्धारित करने पर कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से अधिक ऋणात्मक थे, ठीक है,
और कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से कम धनात्मक या कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से अधिक ऋणात्मक थे। अधिक ऋणात्मक थे मीन्स 0 से कम थे तो ऋणात्मक थे, तो उस धातुएं हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील हो गई। और कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से 0 है, हाइड्रोजन से धनात्मक थे, तो वो धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हो गई। और इन धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव को एक निश्चित क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त हुई जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट वीडियो में, जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, हम विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसकी प्रमुख विशेषताएं, उसके प्रमुख उपयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मुख्य रूप से हमने डिस्कस किया मानक इलेक्ट्रोड विभव, रेडॉक्स विभव के बारे में, कैसे इसका मेजरमेंट किया जाए इसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करो जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।